नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। 11 तारीख को दूसरे फेज का वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद फिर एग्जिट पोल आना शुरू हुआ। एग्जिट पोल्स जिस तरीके से आए उन्होंने चौंकाया और जो वोटिंग का ट्रेंड था उसके हिसाब से और सीट दर सीट भी विश्लेषण हुए। तमाम विश्लेषणों में फिलहाल एनडीए पूर्ण बहुमत की ओर दिख रहा है। एनडीए को भारी मतों से जीत मिल रही है, कोई 140 से 150, कोई कुछ दिखा रहा है। सवाल यह है कि अगर एनडीए जीतती है तो फिर महागठबंधन ने ऐसी कौन सी गलती की, कहां चूक हुई जिससे ये स्थिति पैदा हुई। अगर महागठबंधन जीतती है तो फिर एनडीए कहां चूकी है, इन सब पर हम विश्लेषण करेंगे सीट बाय सीट। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर कहां पिछड़ गए। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, लेकिन वो फर्श पे भी दहाई का अंक भी नहीं दिख रहे हैं। इस पूरे एग्जिट पोल में कोई 0 देख रहा है तो कोई 0 से 2 दे रहा है तो कोई 5 तक उनको पहुंचा रहा है। आखिर में वो कैसे खो गए, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस सहनी के चक्कर में कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है तेजस्वी को, क्या इस वजह से तेजस्वी को नुकसान हुआ है, या फिर कांग्रेस चिराग पासवान सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट कमजोर हो रहा है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। सर, चूक कहां हुई एनडीए या महागठबंधन में, कहां पे कमजोर जो कड़ी है, कहां कमजोर पड़ी है? देखिए अंकित, आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो पोल एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर आप 1-2 को छोड़ दें तो ज़्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दे रही हैं। और इसका एक पुख्ता आधार भी दिखता है। पुख्ता आधार ये दिखाई पड़ता है कि 5 लाख महिलाओं के ज़्यादा वोट पड़े हैं और इस वजह से कहा जा रहा है कि एनडीए की वापसी हो रही है। अब ये महिला वोटर किसके वोटर हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे कि 5 लाख ज्यादा वोटरों का वोट पड़ना, महिलाओं का वोट पड़ना, यह साफ तौर पर इंडिकेट करने लगा है कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये परिणाम जो है, ये परिणाम नहीं है, एग्जिट पोल है। और ये सारे जो इंडिकेशंस हैं वो अब तक के ट्रेंड्स पे आधारित हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए 5 लाख महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं तो अभी तक तो वो नीतीश कुमार को ही वोट करती रही हैं। और इस बार भी कोई रीजन नहीं दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार को वोट नहीं करें। फिर भी जब तक औपचारिक तौर पर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसको पुख्ता तौर पर कैसे कहा जा सकता है। अगर महिलाओं का दिमाग चेंज हो गया हो, उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो तो अलग बात है, क्योंकि दूसरी तरफ से दावे भी तो किसके द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से दावे खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आरजेडी कर रही है। अब आप पुरुषों के मुकाबले अगर आप देखेंगे कि महिलाओं ने कितने वोट किए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। 9% ज्यादा है, नंबरों के हिसाब से 5 लाख ज्यादा है। और ऐसा बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अगर ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि 16 एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें, जो एग्जिट पोल्स अभी तक निकले हैं, उसमें एनडीए 243 में से 154 सीटें जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि 243 में से कोई दे रहा है 130 से 139, कोई 145 से 60, कोई 160 से 65, लेकिन इसके 165 तक लोग मैक्सिमम दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। अब मैं पुरुष और महिलाओं के आंकड़े की बात करूं, अगर आप 2000 में देखें तो पुरुष का मतदान प्रतिशत 70.7 था, महिला का मतदान प्रतिशत 53.3% था 2005 में, और ये 47.02 था, और महिलाओं का प्रतिशत कितना था, 44.62 था। और आप 2010 में देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 54.5 था और पुरुषों का 51.1 था।
और 2010 में नीतीश कुमार की विक्ट्री कैसी हुई थी उसकी चर्चा आज तक होती है कि उतनी शानदार विक्ट्री एनडीए की कभी नहीं हुई। अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बीजेपी की बेहतर स्ट्राइक रेट थी, 91% का स्ट्राइक रेट था और जेडीयू का 89% था। लेकिन नीतीश बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। 2015 में आ जाइए, 53.3, 60.5, फिर से नीतीश कुमार की बम्पर जीत हुई थी, ये बात आप जान लीजिए। फिर आप 2020 में आइए, 54.5, 59.7 नीतीश कुमार की जीत हुई थी। अब देखिए, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें 2010, 15 और 20, तो पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है ना। और 2020 में राज्य की 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की और फाइनली परिणाम किसके पक्ष में गया? तो नीतीश कुमार के पक्ष में गया। इसलिए ये जो सारी बातें हैं उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि 2020 में 2 लाख महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। तो इस तरीके से अगर हम तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और तमाम चीज़ों को कैलकुलेट भी करते हैं तो उससे एक बात बहुत साफ समझ में आता है कि पिछले चुनाव के आधार पर महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं, तो इसका फायदा कुल मिलाकर के नीतीश कुमार या एनडीए को मिलने जा रहा है। और इसी आधार पर एग्जिट पोल्स के ज़्यादातर नतीजे एनडीए के पक्ष में। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2015 में भी ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को जिताया था, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया तो महागठबंधन जीता था। अब 2015 की विशेष बात यह थी कि उसमें नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस भी साथ थी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था, वोटों में कोई डिवीजन नहीं था। और ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन था कि बीजेपी का मत प्रतिशत तो बढ़ा था लेकिन सीटों में बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ रही थी। इसीलिए मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये जो सारे इंडिकेशंस हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं के वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में है। और जो चुनाव से पहले 1,21,00,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया है, इसलिए इस चुनाव को 10,000 चुनाव भी कहा जा रहा है। कल हमारे संवाददाता ने भी इस बात को रिपीट किया और मैं भी जब फील्ड में गया था तो ये बात सुना था। तमाम इंडिकेशंस, पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में बेहतर माहौल है। एक वीडियो चनपटिया का वायरल हो रहा था, महिला से बहस कर रहे थे ये मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप बोल रहे थे कि ये जो है जीविका दीदी है और सबको जा जा के कह रही हैं कि बीजेपी को वोट करें। इसका मतलब है कि वो जो जीविका दीदी हैं जिनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं वो सारे लोग काम किए हैं इस चुनाव में जदयू के लिए या बीजेपी के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप ये देखें, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि 10 में से 9 राज्य में महिलाओं की कैश स्कीम ने सरकार बनवा दी। अब ये बताइए कि बिहार कुछ उससे अलग जाए तो फिर सारे पोलस्टर्स, एग्जिट पोल करने वाले गलत हो जाएंगे। लेकिन 10 से 9 राज्यों में क्या हुआ है वो तो हमें देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, इस बात को आप समझिए। झारखंड में क्या हुआ है, क्या ये किसी से छिपा हुआ है क्या? और अगर महिलाएं इस तरीके से आगे आकर के वोट करती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इसीलिए जो सारे इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है। बिल्कुल। एग्जिट पोल आया, उसमें प्रशांत किशोर के बारे में भी चर्चा हो रही थी। प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ सीटों पे तो अच्छी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, 30-31 सीटों, 32 सीटों पे। लेकिन क्या ये सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित है कि जो उस टाइम पे चर्चा था ये सिर्फ चर्चे में बने रहने तक ही था? जीत हार का मामला है नहीं, क्योंकि सब 0 से 5 टाइप का। देखिए अंकित, ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, मैं भी जनसुराज पार्टी के पक्ष में जो माहौल देखा और जो प्रशांत किशोर की सभा में माहौल देखा, तो मैंने अब तक इस तरह का माहौल कभी भी किसी नेता के लिए देखा है तो उसको जीतता हुआ पाया।
तो प्रशांत किशोर की सभाओं को हमने देखा है, कई सभाओं को देखा है, और उसमें जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही थी उसको देख करके तो हमें ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि प्रशांत किशोर कितने पॉपुलर हैं। हालांकि आपने जीतते हुए नहीं कहा, आपने लड़ाई कहा है। हमने एक बात का बड़ा ध्यान रखा, और वो ध्यान इसलिए रखा क्योंकि इस बात का मुझे एहसास है, प्रशांत किशोर के मुद्दे बड़े पॉपुलर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर ने जो पलायन वाली बात कही है उसकी चर्चा लोगों के दिमाग में है। प्रशांत किशोर ने जो ये बात कही है, यहां विक्ट्री उधर फैक्ट्री, इसमें भी दम है, इस बात को आप जान लीजिए। उसके बाद इस मुद्दे को आरजेडी ने उठाया। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर हर सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते ना। प्रशांत किशोर एक नैरेटिव तैयार कर सकते हैं, एक मोमेंटम पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार को चुनना होगा तो उस उम्मीदवार के चुनाव में प्रशांत किशोर हर जगह हिट नहीं होंगे ना। चुनाव जीतने के लिए आपको पॉलिटिकल भी होना पड़ सकता है। अब मैं कई जगह की बात कर सकता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल होना कितना महत्वपूर्ण होता है। खुद इनके पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग मैदान में थे, जिनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आइडिया था, वो जोरदार तरीके से चुनाव लड़े हैं। भले ही वो डॉक्टर हो, लेकिन उनको पॉलिटिक्स पता था, तो वो बेहतर चुनाव लड़े हैं और लड़ाई में है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप देखिएगा कि कई सीटों पर एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि प्रशांत किशोर भले ही सीट ना जीते, लेकिन आपको यह दिखाई पड़ेगा कि वो जीते, वो किसी ना किसी पार्टी को हराने में उसका योगदान रहा है। हाँ। वो महागठबंधन हो सकता है, वो एनडीए हो सकता है, और मेरी जानकारी में ज्यादातर एनडीए ही हो सकता है। अब जैसे तेगड़ा में आरएन सिंह फैक्टर थे, मैंने चेरिया बरियारपुर में देखा डॉक्टर मृत्युंजय फैक्टर थे। हाँ, मटिहानी में अरुण कुमार फैक्टर नहीं थे। अरुण कुमार बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, एज अ प्रोफेशनल उनका बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है, लेकिन अरुण कुमार उस तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि मटिहानी को लेकर के जनसुराज से जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, और टिकट किसको मिला? अरुण कुमार को मिला, क्योंकि उनका शानदार करियर रहा है। और डॉक्टर अरुण कुमार मैदान में उतरे, और आप देखिएगा कि डॉक्टर अरुण कुमार और जब जदयू के प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जोरदार तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, और यह बताता है कि जन स्वराज पार्टी एक हाई स्टैंडर्ड कहते हैं ना कि एक हाँ, जो चुनाव में होना चाहिए उसको अपनाते हुए मैदान में उतरी। लेकिन पॉलिटिकल होना एक अलग बात होता है। मुझे यह बात समझ में आ गई कि इनके प्रत्याशी उतने दमदार नहीं है जितना प्रशांत किशोर दमदार है। और जो विधानसभा चुनाव में या जितना छोटा चुनाव होगा, लड़ाई प्रत्याशी पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और खास तौर पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी पर बहुत कुछ निर्भर किया है। और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने नैरेटिव बढ़िया बनाया, माहौल अच्छा बनाया, लेकिन वो जीत में तब्दील होती हुई इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि प्रत्याशियों का चुनाव उन्होंने पॉलिटिकल नहीं किया। और जिस बात की चर्चा वो बहुत कर रहे थे कि हम जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करेंगे, तो उन्होंने ये बात की, लेकिन जमीन पर उस तरीके से नहीं दिख पाया। जैसे वो कहते थे हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे, आप देखेंगे ऊंची जाति के बहुत सारे लोगों को उनका बेहतर बैकग्राउंड देखते हुए, करियर देखते हुए, बढ़िया प्रोफेशनल अप्रोच देखते हुए उन्होंने एक शानदार कोशिश की। मैं नहीं कहूंगा ऊंची जाति नीची जाति, पर यह है कि जिसको भी उन्होंने चूज किया वो बेहतर प्रोफेशनल थे, लेकिन बेहतर पॉलिटिशियन नहीं थे। इस बात को आप समझिए। हाँ। और चुनाव जीतने के लिए बेहतर पॉलिटिशियन होना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद मैं देख पा रहा हूं कि 0 से 3 सीटें ज्यादातर जो एग्जिट पोल सर्वे करने वाले हैं उन्होंने इनको दिया है, और इसीलिए जनसुराज की ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि 30 से 40 ऐसी सीटें जरूर होंगी, 50 के करीब, जहां पर आप ये पाएंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी की वजह से जीत और हार हो पाई है। उनका कहीं ना कहीं प्रमुखता से आपको दिखाई पड़ेगा कि वो तीसरे नंबर पर थे, वो लड़ाई में थे, उनकी वजह से महागठबंधन हार गई, बीजेपी हार गई, ऐसा आपको बहुत जगह दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल।
कांग्रेस पार्टी पे भी काफ़ी चर्चा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 19 से भी कम सीटें आएंगी, 15 आ सकती हैं, 14 आ सकती हैं। तो फिर क्या ये सहनी वगैरह के करीब आने की वजह से, और ये इससे तेजस्वी कितना नुकसान होता है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि कुछ सारी पार्टियां स्ट्राइक रेट की बहुत बात करती थी। जैसे एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी बात करती थी। इस चुनाव के बाद चिराग पासवान की पार्टी स्ट्राइक रेट की बात करना बंद कर दी। ये बात आप जान लीजिए। और ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। मैं जब जमीन पर गया तो मैं एक चीज बहुत बहुत पुख्ता तौर पर देख पाया। वो ये देख पाया कि चिराग पासवान एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है। एक गलती चिराग पासवान की पार्टी से भी हुई, उम्मीदवार का चुनाव। उम्मीदवार के चुनाव में वो बहुत जगह पर बहुत ही कमजोर दिखे, और इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होने नहीं जा रहा है। एनडीए की सरकार बन जाए, वो कमजोर कड़ी साफ दिखाई पड़ेंगे। बख्तियारपुर नहीं जीतेंगे, पालीगंज नहीं जीतेंगे, मनेर नहीं जीतेंगे, मढ़ौरा से पहले ही वो निकल चुके हैं, बलरामपुर नहीं जीतने जा रहे हैं। ये सब ऐसी सीटें जो पहले से ही लोग बात कर रहे थे कि ये तो लड़ाई में नहीं है, कितने फतुआ नहीं जीतेंगे। ये पहले से ही लोगों को पता था कि ये कितने वोटों से हारने जा रहे हैं, वो चर्चा थी। वैसे जब तक परिणाम नहीं आ जाए मैं नहीं कह सकता कि एकदम नहीं जीतेंगे, लेकिन जो चर्चा मुझे जमीन पर सुनाई पड़ी, लोग पहले से ही ये बात कर रहे थे कि कहां से ये प्रत्याशी लेकर के आ गया। और मैं हैरान हो रहा था कि दरअसल इनके प्रत्याशी को लेकर के इस तरह की बात क्यों हो रही है। जैसे मैं अगर लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना करूं तो लोकसभा चुनाव में राजेश वर्मा को लेकर के भी शुरू में लग रहा था कि कहां से भागलपुर का एक उम्मीदवार जो फला जाति से है वो खगड़िया से कैसे चुनाव लड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव अलग होता है। जब मैं जमीन पर गया तो मुझे साफ दिखाई पड़ा कि नहीं, राजेश वर्मा मजबूत है, और वो जीत में भी तब्दील हुआ। लोकसभा का चुनाव इसलिए भी होता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, पर विधानसभा का चुनाव बड़ी जाति पे चुनाव होता है, प्रत्याशी पे चुनाव होता है, उसके बाद सरकार किसकी बनानी है, ये भी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, अब जैसे देखिए मैंने बेगूसराय में देखा बखरी और ये आप साहेबपुर कमाल देख लीजिए, इनके दोनों प्रत्याशी बहुत शानदार हैं। दोनों ही काफी ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं, बात करते हैं, जमीन पर दिखाई पड़ते हैं, दोनों का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। उम्मीदवार का चुनाव बहुत शानदार था, लेकिन मुझे वहां पर साफ तौर पर दिखा कि एनडीए का आपसी कोऑर्डिनेशन बड़े लेवल पर मिसिंग है। वहीं पर तेगड़ा में एनडीए और जेडीयू में दिक्कत थी, बीजेपी जेडीयू में दिक्कत थी, लेकिन बीजेपी बहुत हद तक मैनेज कर रही थी। मटिहानी में मुझे दिखा कि कोऑर्डिनेशन जेडीयू और बीजेपी के बीच में बहुत शानदार है। एलजेपीआर उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा था। आपको बता दें, एलजेपीआर के नेता जेडीयू का विरोध कर रहे थे। और दरअसल मैं और भी जगह पर गया, मैं पटना गया, पटना जिले की बात कर रहा हूं, मैं समस्तीपुर गया, मैं अन्य जिलों में भी गया। वहां पर मैं ये पाया कि एनडीए में अगर सबसे डिस्टेंस पर दिखाई पड़ रहा था जेडीयू और एलजेपीआर में, तो चिराग पासवान की पार्टी दिखाई पड़ रही थी। हालांकि छठ पर्व के दरमियान नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए थे, आपको याद होगा, और गए थे, बड़ी चर्चा में यह बात हुई थी। लेकिन जमीन पर जेडीयू के समर्थक में यह मैसेज नहीं जा पाया था कि चिराग पासवान को उस तरीके से वोट करना है, और उसी तरीके से चिराग पासवान के वोटर्स में भी ऊपर से मैसेज नहीं जा पाया था कि जेडीयू को आपको उस तरीके से वोट करना है। तो दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो बेहतर दोनों पार्टी के हुक्मरान बता सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टी के बीच का गैप था। लेकिन चुनाव में क्या होता है अंकित, अगर इनकी कमजोरी है तो इससे बड़ी कमजोरी महागठबंधन में हो तो सारी कमजोरियां छिप जाती हैं। महागठबंधन में तो और भी बड़ी कमजोरियां थी। अरे भाई, ये तो औपचारिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे थे ना, एक दूसरे के खिलाफ इनके उम्मीदवार तो खड़े नहीं थे ना, लेकिन 9 सीटों पर महागठबंधन में उम्मीदवार खड़े थे। अब आप जरा सोचिए कि कहलगांव की स्थिति क्या है, सुल्तानगंज की स्थिति क्या है, ऐसी सिकंदरा की स्थिति क्या है, जरा इन सब, बछवाड़ा की स्थिति क्या है। कहीं पर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, कहीं पर कांग्रेस वर्सेस अदर पार्टी। अब ऐसे में सवाल उठता है, बेलदौर में आईपी गुप्ता की पार्टी के खिलाफ दूसरा दल खड़ा था। तो ऐसे में भले ही आप कहने को 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपका पूरा केमिस्ट्री जो है
27 सीट पर 30 सीट पर खराब हो जाती है, रिपल इफेक्ट होता है। और उसका परिणाम अगर इनके विरोध में आता है तो एक हार की बड़ी वजह ये भी होगी, ये बात आप जान लीजिए। और ये दिखाई पड़ी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है यही बड़ी वजह है। अब देखिए, बेहतर स्ट्राइक रेट की बात किसकी होती थी? सीपीआईएमएल की। सीपीआईएमएल की भी सीट कम होती हुई दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में। अब सीपीआईएमएल भी बेहतर स्ट्राइक की बात करती थी, अब उसका अगर परसेंटेज कम होता है तो आप कह सकते हैं उनके वोटों में सेंधमारी किसने किया? तो बड़े ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एनडीए ने कर दिया। अब आइए, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार 19 सीटें भी नहीं जीतेगी। दरअसल चुनाव से पहले, जब पहले चरण का नॉमिनेशन फाइल करना था और जिस तरह का ड्रामा महागठबंधन में हुआ और उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई हुई, वो जग जाहिर होने लगी। आरजेडी ने कई लोगों को सिंबल दे दिया, उनको वापस बुलाना पड़ा, काफी नाटक हुआ पूरी रात। और आप जानते हैं क्या स्थिति और परिस्थिति हुई। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपनाया, 61 सीट पर चुनाव लड़ गया, उसमें 9 सीट पर कांग्रेस और अन्य घटक दलों का तालमेल नहीं हो पाया, वो बहुत परेशान किया। और जहां तक वीआईपी पार्टी का सवाल है, तो वीआईपी पार्टी के भी परफॉर्मेंस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। गौरा बौराम गया था मैं, गौरा बौराम से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पर आरजेडी से एक मुस्लिम उम्मीदवार अली लड़ रहे थे चुनाव। वहां जब मैं गया और 2 दिन पहले मुकेश सहनी ने अनाउंस कर दिया कि मैं अपने भाई को विड्रॉ कर रहा हूं, आप आरजेडी के पक्ष में दीजिए। भयानक गुस्सा था सहनी वोटर्स में। सहनी वोटर्स और मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहे हैं वहां पर, और मुसलमानों के खिलाफ सहनी के भीतर सेंटिमेंट पैदा हो गया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी वहां कैंपेन करने गए थे, और आपको बता दें आईआरएस ऑफिसर सुजीत कुमार सिंह वहां चुनावी मैदान में है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब डॉक्टर राजभूषण चौधरी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मुकेश सहनी ने साहनी समाज को मुसलमान के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। और ये सेंटिमेंट इस तरीके से भड़का कि लोगों ने मुकेश सहनी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। जरा सोचिए, सहनी समाज का नेता मुकेश सहनी, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स उस पर आधारित है। आपने ये भी देखा कि फेसबुक पे वो रोते हुए दिखाई पड़े। कहा यह जाने लगा कि सहनी समाज में भयानक गुस्सा है। अब ये अगर वोटों में तब्दील नहीं होता और गौरा बौराम भी अगर सुजीत कुमार सिंह जीत जाते हैं, तो आप समझिए कि मुकेश सहनी के घर में उनकी नहीं चली। उनके भाई जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने विड्रॉ भी कराया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी तो ये बात होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जितने सारे पोलस्टर्स ने जो एग्जिट पोल दिया है, आप नतीजे देख रहे हैं, और नतीजे देखने के बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस, उनके खिलाफ कहीं भी गुस्सा नहीं, साथ ही साथ बीजेपी की बैकिंग, और ये जो जितने सारे फ्रीबीज, फ्री स्कीम्स, महिलाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, और ये सारे फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। इसलिए जनसुराज का चाहे वो नारा हो कि भाई तय कर लो तुम अपना भविष्य कैसे बनाते हो, ये सारी चीजें गायब हो गई। वो सीट में तब्दील होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से जोरदार चुनाव लड़ा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एज ए लीडर बहुत मैच्योर्ड हुए हैं, लेकिन उनके साथ कमजोर कड़ियां कई हैं। एनडीए में कमजोर कड़ी एक दिखाई पड़ती है, या आप कह सकते हैं कुछ कुछ पोलस्टर्स ने आरएलएम को भी दिया है कि 0 सीटें जीत रही हैं। इनके बारे में वो लोग कह रहे हैं कि 5 सीट जीतेंगे, लेकिन महागठबंधन में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर माले को सीटें कम आती है तो भला तब क्या हो सकता? माले तो जोरदार घटक दल माना जा रहा था। कांग्रेस अगर 19 से भी 13 पर पहुंच जाती है तो फिर इसका क्या उपाय है? जरा सोचिए, वीआईपी 13 सीट में 0 पे पहुंच जाती है या 1-2 पे पहुंचती है, तो बताइए इसका क्या फायदा हुआ? जबकि एक बात सच है कि वीआईपी के वोटर्स का एक तबका महागठबंधन को वोट किया है।
वोटों में तब्दील हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आईपी गुप्ता के वोटर्स बड़े पैमाने पर महागठबंधन में गए, इस बात को आप जान लीजिए। बड़े पैमाने पर अगर जाति पर सबसे बड़ी पकड़ किसी नेता की दिखाई पड़ी है तो आईपी गुप्ता की दिखाई पड़ी है। उनके वोटर्स बड़ी संख्या में गए, पर आईपी गुप्ता नए खिलाड़ी हैं, नव सृजित हैं, अभी उनके बारे में लोग जानेंगे, लेकिन उनका जो वोटर तांती तत्व है वो आप बहुत सारी सीटों पर देखेंगे वो प्रभावशाली दिखा है, आईपी गुप्ता के पक्ष में दिखा है और महागठबंधन को फायदा हुआ है। बहरहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो जिस आधार पर बनाए गए हैं उसकी चर्चा हमने आपके साथ की। हमने ये भी बताया कि जनस्वराज फैक्टर था लेकिन सीटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रशांत किशोर फैक्टर थे, नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्सन को चुन नहीं पाए जिनको वो चुनाव लड़ा सकते थे। वो ये उनका नया एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे हालांकि मैं अभी रिजल्ट का इंतजार करूंगा, मैं बहुत सारी सीटों पर लड़ाई में देख रहा हूं जनस्वराज को, वो जीत में तब्दील होती है तो मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा। लेकिन मैं एग्जिट पोल के सर्वे को डिस्क्राइब कर रहा था कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है और एनडीए और महागठबंधन की कमजोर कड़ी है कौन है, इन सारी बातों की चर्चा हमने खुल करके आपके साथ अंकित की। बिल्कुल, तो फिलहाल अब इंतजार है 14 तारीख के उस रिजल्ट का, परिणाम का, जिसकी तैयारी 5 साल से चल रही थी और फिर कौन उसमें जीतता है हारता है। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं प्रशांत किशोर को 5 से ज़्यादा कोई दिखा नहीं रहा है, एक आध को छोड़ के वो 2 से 8 दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप गैप ही इतना लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जीतने की बात करें तो फिर मेटराइज हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे पीपल पल्स हो, चाहे पीपल इनसाइट हो, ये तमाम जितने भी आए हैं कोई 130 से 150 दिखा रहा है, तो कोई एकाध कोई है जो कि 100 से 108 दिखा रहा है। इस तरीके से जो एनडीए को थोड़ा बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम एनडीए को 130 प्लस दिखा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए और देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।